व्हाट्सअप क्लास 11, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडी के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक चैप्टर बचा हुआ था बिजनेस स्टडी में, लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलो आज जल्दी से निपटा ही लेते हैं इस चैप्टर को, उसके बाद हम लोग जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर्स को पार्टिकुलरली रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से देखो क्या है। अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक इंफॉर्मेशन मिलता रहे और आप रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्लास अटेंड करते रहो। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। अभी देखो हमने परसों के वीडियो में इंटरनल बिजनेस को कंप्लीट किया है, तो इंटरनल बिजनेस अलग था, इंटरनेशनल बिजनेस बिल्कुल ही अलग है। अब इंटरनल बिजनेस में क्या था कि जब भी हम लोग किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में कोई बिजनेस कर रहे थे, एक ही कंट्री के अंदर में कोई बिजनेस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल बिजनेस। बट इन एक्सटर्नल, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्या होता है बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। यानी जब हम लोग किसी भी कंट्री के बाहर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके कोई बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बोल रहा है? The trade beyond the geographical boundary of the country is known as international business। कि एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाकर के अगर हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। यानी इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं और फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो बिजनेस हो रहा है वो एक से ज्यादा कंट्री के बीच हो रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, दूसरा कंट्री किसी और के साथ बिजनेस कर रही है, तो उस केस में ये एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अब उसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, तो मेनली तीन तरीके के टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप होता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड या इंपोर्ट बिजनेस का मतलब क्या होगा कि जब आप किसी दूसरे कंट्री से गुड्स मंगाते हो और अपने कंट्री में सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट बिजनेस। की फॉर एग्जांपल हमने कोई भी गुड्स अमेरिका से मंगाया और इंडिया में सेल कर रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब कि जब हम लोग अपने कंट्री के गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे कंट्री में सेल करने के पर्पज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। और लास्ट होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री से गुड्स खरीदे, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए और किसी दूसरे कंट्री को जाके सेल कर दिए, तो उस तरह के ट्रेड को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी फॉर एग्जांपल कि जापान से हमने कोई गुड्स खरीदा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और साउथ अफ्रीका को सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो मेनली तीन तरह के ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। अब उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। कभी कभी ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो जल्दी से हम लोग कुछ अलग अलग पॉइंट के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस क्या है, एक इंटरनल बिजनेस और दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने डिफरेंस लिखना है इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस में, तो आप ये सारे पॉइंट्स तो एज इट इज लिख कर के आओगे, बट अगर इसमें आप पॉइंट बढ़ाना चाहो तो सबसे पहला एक पॉइंट यहाँ पे मीनिंग ऐड कर देना, दोनों का मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस का और इंटरनल बिजनेस का। अब मीनिंग मैंने आपको प्रॉपर्ली लिखवाया है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो यहीं पे लिखा हुआ है। इंटरनल बिजनेस का मैंने चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर्स में लिखवाया है। क्या होता है इंटरनल बिजनेस? कि द ट्रेड व्हिच इज इन विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड एंड बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये दोनों का मीनिंग आप लिख देना, डिफरेंसेस हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर्स। कि जो इंटरनल बिजनेस में उसमें बायर और सेलर कहां के होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस में बायर और सेलर कहां के होंगे। तो देखो यहाँ पे जो बायर और सेलर होंगे वो सेम कंट्री के होंगे, क्योंकि हम लोग गुड्स एक ही कंट्री में सेल कर रहे हैं, एक ही कंट्री से परचेज कर रहे हैं, कि अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो बायर भी सेम कंट्री के, सेलर भी सेम कंट्री के। बट अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग कंट्री आपस में बिजनेस डील कर रहे हैं, तो जो बायर और सेलर होंगे वो अलग अलग कंट्री के होंगे, यानी बायर किसी कंट्री का, सेलर किसी कंट्री का। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क।
पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, हर एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग होता है, तो रिस्क भी अलग अलग हो जाएगा। देखो अगर इंटरनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेम कंट्री का चलेगा। कि अगर इंडिया की बात करें तो अगर हम लोग इंडिया में इंटरनल बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिया का ही पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस डील कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ। तो सामने वाली कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और है, मेरी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम चलने वाला है। नेक्स्ट है करेंसी यूज। अब करेंसी कैसे यूज किया जाएगा, तो इंटरनल बिजनेस के केस में सेम कंट्री के करेंसी यूज किए जाएंगे। सेम कंट्री का मतलब कि अगर इंडिया में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिया का करेंसी रुपीज होता है, तो हर जगह रुपीज ही यूज किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस भी तो हम लोग अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं। बट अगर बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस की तो यहाँ पे करेंसी ऑफ 2 डिफरेंट कंट्री, 2 अलग अलग कंट्रियों के करेंसी यूज किए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्या आप अमेरिका के साथ डील करते हो तो अमेरिका का करेंसी डॉलर है और इंडिया का करेंसी रुपीज है, तो वहां पे रुपीज और डॉलर 2 तरह के करेंसी यूज करे जाएंगे। नेक्स्ट, नेशनलिटी ऑफ अ स्टेक होल्डर। नेशनलिटी ऑफ अ स्टेक होल्डर का क्या मतलब है, स्टेक होल्डर का मतलब वे सारे पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेक होल्डर। तो अगर इंटरनल बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर होंगे वो सेम नेशन के होंगे। देखो स्टेक होल्डर में जैसे कौन कौन से लोग आ जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बैंकर्स, हमारे कस्टमर, ये सारे स्टेक होल्डर आ जाएंगे। तो अगर इंटरनल बिजनेस की मैं बात करूं तो स्टेक होल्डर बिल्कुल सेम नेशन के होने वाले, किसी दूसरे कंट्री से तो आने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस की तो यहाँ पे स्टेक होल्डर डिफरेंट नेशन के होंगे, क्योंकि 2-3 अलग अलग कंट्री आपस में डील कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर भी अलग अलग कंट्रियों से आएंगे, तो स्टेक होल्डर 2 डिफरेंट नेशन के होंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखो बिजनेस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं, और हर एक कंट्री का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। कि इंडिया का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अमेरिका का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल बिजनेस की तो रूल्स ऑफ होम कंट्री आर फॉलोड, यानी इंटरनल बिजनेस के केस में होम कंट्री के सारे रूल्स को फॉलो किए जाएंगे, बट इन इंटरनेशनल बिजनेस रूल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर फॉलोड। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री, जितने भी लोग आपस में डीलिंग करेंगे उन सारे ही कंट्रियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाएंगे। तो ये थे गाइस इंटरनल वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप कि ये क्लियर है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस यानी मेरिट्स। तो यहाँ पे क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेज है एक इंटरनेशनल बिजनेस का। देखो सबसे पहला जो एडवांटेज हमने 2 पार्ट में लिखा है कि एडवांटेजेस टू द नेशन और एडवांटेजेस टू द फर्म, यानी इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका फर्म को नेशन को क्या एडवांटेज मिलेगा और एक फर्म को क्या एडवांटेज मिलेगा। देखो नेशन को सबसे पहला एडवांटेज क्या मिल रहा है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा अर्न होगा, क्योंकि जब भी मैं अपना गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा किसी दूसरे कंट्री को तो वहां से मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे, और एक कंट्री में जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज दूसरे कंट्रियों का आता है उस कंट्रीज की और रुपीज की वैल्यू, उस कंट्री के करेंसी की वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ती है। और जिस कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है उस कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे नेशन को क्या मिल रहा है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, हमारे मार्केट में करेंसीज का वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इंटरनल बिजनेस करते हैं तो जनरली लिमिटेड गुड्स को ही यूज कर पाएंगे, कि जो इंडिया में पॉपुलर गुड्स है बस हम लोग उसी को यूज करते हैं। बट अगर दूसरे कंट्री से गुड्स आएगा तो उनका गुड्स कुछ अलग कैटेगरी का होगा, यानी दूसरे कंट्रियों के गुड्स को यूज करना भी हम लोग को करने का मौका भी मिलेगा। तो उस केस में जब अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के गुड्स हम लोग यूज करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे एक नेशन का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी होगा। क्योंकि अब यहाँ पे बिजनेस जो है आप अलग अलग कंट्रियों में कर रहे हैं। पहले आप अपने ही कंट्री में बिजनेस कर रहे थे, अब 2, 3, 4, 5 इवन 10, 20 अलग अलग कंट्रीज में आप जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे कंट्रीज के करेंसीज का वैल्यू बढ़ेगा। करेंसीज का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे नेशंस का डेवलपमेंट होगा, हमारा नेशन ग्रोथ करेगा। तो ये 3 फायदे थे जो इंटरनेशनल बिजनेस से नेशन को मिलते हैं। अब उसके बाद एडवांटेजेस टू द फर्म की, एक फर्म को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं इस इंटरनेशनल बिजनेस से। देखो सबसे पहला एडवांटेज मिलता है हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट क्यों,
क्योंकि अगर हम लोग अपने घर का गुड्स अपने ही घर में बेचे तो प्रॉफिट्स कम मिलता है, उसका वैल्यू कम मिलता है, प्राइस कम मिलता है। बट अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे कंट्री में जाकर के बेचो तो आप उसके लिए दूसरे कंट्री में थोड़ा ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो और लोग इजीली वहां पे प्राइस लेने को एग्री होते हैं। तो आप दूसरे कंट्री में अपने गुड्स को सेल करोगे, ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, जितना ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे उतना ज्यादा हायर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। यहाँ पे एक फर्म के ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक फर्म अभी तक लिमिटेड बिजनेस कर रहा था अपने कंट्री के अंदर, बट अब उसको चांस मिल रहा है किसी दूसरे कंट्री में जाकर के बिजनेस करने का, तो वो 10-20 कंट्रियों के साथ अपना बिजनेस करेगा, 10-20 कंट्रियों में जाकर के अपने गुड्स को सेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ तो होगा ना, इतने बड़े लेवल पर वो बिजनेस ऑपरेट करेगा तो ग्रोथ तो होगा। नेक्स्ट है हमारा वे आउट नोट ऑफ इंटेंस डोमेस्टिक कंपटीशन। अब देखो अगर आप इंटरनल बिजनेस करते हो तो इवन आपको अपने कंट्री में गुड सेल करना है, और अपने कंट्री में जब आप गुड सेल करोगे तो लोकल लेवल पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, तो वहां पे गुड्स को आप बहुत हाई प्राइस पे सेल नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट भी काफी लो होगा। बट अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो किसी दूसरे कंट्री में तो वहां पे उस गुड्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो प्राइस आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, इवन तो वहां पे आपके गुड्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में जब आप गुड्स डील करते हो दूसरे कंट्री के साथ। तो ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं एक फर्म को इस इंटरनेशनल बिजनेस का। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला इन्वॉल्व रिस्क। यहाँ पर रिस्क काफी इन्वॉल्व होता है। किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट फ्लक्चुएट हो गया तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर हमने बहुत बड़े लेवल पे गुड्स को एक्सपोर्ट कराया किसी दूसरे कंट्री में तो रास्ते में उसका थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के केस में। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डिफरेंसेस। अब लैंग्वेज डिफरेंसेस क्या होता है कि आप दो कंट्रियों के साथ डील कर रहे हो तो दो कंट्रियों के अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, आपको दोनों ही लैंग्वेज का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए तब आप बिजनेस डील कर पाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री का नॉलेज अपनी कंट्री के लैंग्वेज का नॉलेज रखे हो, सामने वाले कंट्री का लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो आप बिजनेस अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। तो दो अलग अलग कंट्रियों का लैंग्वेज आपको अच्छे से जानना होगा तब आकर के बिजनेस डील कर पाओगे। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। और लास्ट डिफिकल्टी इन पेमेंट। फिर से वही प्रॉब्लम कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट फ्लक्चुएट करेगा तो उसके कारण लॉस होगा, तो कुछ ट्रेडर जो है उस लॉस को तो झेल लेंगे बट सारे ट्रेडर्स उस लॉस को झेल नहीं पाएंगे। तो इस केस में ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये देखा द फॉरेन बिजनेस एडवांटेजेस टू द फर्म, एडवांटेजेस टू द नेशन एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर है। अब इसका एक पार्ट और आएगा, ये सारा इंपोर्ट प्रोसीजर का, एक हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो आएगा और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में टोटल 17 प्रोसीजर है जिनको हमने कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद बीएसटी का सिलेबस भी कंप्लीट, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिवीजन सीरीज। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो रिवाइज करने के लिए अपने बीएसटी के सिलेबस को। थैंक यू।